हाँ, तो विद्यार्थियों मैं आपको परागण के बारे में समझा रहा था। परागण क्या है, परागण कैसे होता है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है वीडियो स्टॉप में था। परागण क्या है, परागण कैसे होता है, इसे आप समझें। और इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने जो है दो पुष्पी पादपों को बनाया है, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। युग्मक जनन की क्रिया के बाद पुष्पों के पराग कोशों से पराग कणों का निकलकर, युग्मक जनन की क्रिया के बाद पुष्पों के पराग कोशों से पराग कणों का निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को ही हम परागण कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा और चित्र के साथ पक्का समझ में आएगा। फिर से देखें, युग्मक जनन की क्रिया के बाद, युग्मक जनन की क्रिया के बाद पुष्पों के पराग कोशों से पराग कणों का निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। विद्यार्थियों, अगर इस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ गया या इसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ गया, तो इसका मतलब परागण है। क्योंकि युग्मक जनन की क्रिया जब हो जाती है तो पुष्पों के पराग कोशों में परागकण बन जाता है। अब परागकण बनने के बाद यह अत्यंत आवश्यक है कि वह पुष्प के मादा भाग अर्थात वर्तिकाग्र तक पहुंचे। अब बात यह आती है विद्यार्थियों की परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। क्या होता है स्वपरागण और क्या होता है परपरागण? आइए इसे समझते हैं। परागण की वह क्रिया विधि जिसमें पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के उस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। परागण की वह क्रिया विधि जिसमें पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ जाए, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। मतलब स्वयं में हुआ। किंतु परागण की वह क्रिया विधि जिसमें पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ जाए, तो उसे परपरागण कहते हैं। परपरागण मतलब पर दूसरे में हुआ। परागण की वह क्रिया विधि जिसमें पुष्प का परागकण पराग कोश से निकल करके उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? परपरागण। विद्यार्थियों, स्वपरागण और परपरागण, परागण की परिभाषा याद करेंगे तो उसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों हैं। परागण किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। परागण किसे कहते हैं? युग्मक जनन की क्रिया के बाद पुष्पों के पराग कोशों से पराग कणों का निकल करके, युग्मक जनन की क्रिया के बाद पुष्पों के पराग कोशों से पराग कणों का निकल करके उसी पौधे के किसी भी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना या क्रिया को ही हम परागण कहते हैं। किंतु परागण की वह क्रिया जिसमें पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। किंतु परागण की वह क्रिया विधि जिसमें पुष्प का परागकण पराग कोश से निकल करके उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, इसे परपरागण कहते हैं। मतलब स्वयं में हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे पौधे के पुष्प में हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन। इस चीज को समझिएगा। अब विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है जो आपको समझाते हैं, स्वयं में जैसे ये परागकण यहां पहुंच जाए, ये परागकण स्वयं में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वयं में तो परागण चल सकता है, क्योंकि पुष्पों की स्थितियां ऐसी होती है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। लेकिन अब एक पौधा अगर यहां है तो दूसरा यहां है, तो इसमें स्वयं परागकण का जाने की पॉसिबिलिटी जो होती थोड़ी सी कम होती है।
मतलब स्वपरागण की जो तरकीब है, स्वपरागण की जो तरकीब है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पुष्प की स्थितियां ऐसी होती हैं कि परागकोशों से परागकण वर्तिकाग्र तक स्वयं पहुंच सकता है, लेकिन पर परागण की जो क्रियाविधि होती है उसमें किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, इसकी चांसेस स्वयं में बहुत कम होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों ऐसा कहा जाता है कि जब पर परागण की क्रियाविधि होती है तो उसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागण की क्रियाविधि के लिए हमें माध्यम चाहिए, क्योंकि स्वयं में होगा तो माध्यम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पुष्प एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे लगे हुए खुद हो जाएंगे। लेकिन अगर पर परागण की क्रियाविधि हो रही है तो पर परागण माने एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा, तो इसका मतलब वहां पर मेडिएटर चाहिए। तो हमें यह सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा परागण है जिसके लिए माध्यम चाहिए। तो सीधा आंसर है स्वपरागण के लिए तो माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन पर परागण की क्रियाविधि के लिए माध्यम चाहिए। अब पर परागण की क्रियाविधि के लिए माध्यम हो कौन कौन सकते हैं? पर परागण की क्रियाविधि अगर है तो ये माध्यम कौन कौन हो सकते हैं और किस प्रकार से? तो सबसे पहले तो आप यहां पर फोकस करें, पर परागण की क्रियाविधि के लिए सबसे पहले माध्यम तो कीट पतंग ही हो सकते हैं, मतलब बाइक इंसेक्ट, कीट पतंगों द्वारा ये भी हो सकता है। और अगर कीट पतंगों द्वारा हो सकता है तो दूसरी बात भी आप फिक्स कर सकते हो, हवाओं द्वारा भी ये हो सकता है। अगर आप इसको तेज हवा लिखो, तेज हवाओं द्वारा ये फिक्स हो सकता है। मतलब की बात बाई फास्ट विंड, छुट्टे जानवरों द्वारा भी हो सकता है, चरने वाले जानवरों द्वारा भी हो सकता है, मतलब बाई ग्रेजिंग एनिमल भी हो सकता है ये। और अगर जानवरों द्वारा हो सकता है तो मनुष्य कहां का बाकी रहेगा? मनुष्यों द्वारा भी तो हो सकता है, मनुष्यों द्वारा भी हो सकता है, मतलब बाई ह्यूमन भी हो सकता है। और अगर मनुष्य द्वारा हो सकता है तो तेज वर्षा द्वारा भी हो सकता है। विद्यार्थियों ये माध्यम कैसे बनेंगे? सबसे पहले आपको ये समझाएं कीट पतंग माध्यम कैसे बन जाते हैं। मान लीजिए किसी पौधे पर भौरा इत्यादि जो है मकरंद लेने के बैठा हुआ है और वो कुछ समय बाद उड़ करके उस पुष्प के ऊपर से दूसरे पुष्प के पर्याप्त तो संभावनाएं होती हैं कि परागकोश से कुछ ना कुछ परागकण उसके शरीर से चिपके होंगे और दूसरे पुष्प पे जाएगा, हो सकता है वो वर्तिकाग्र तक चली जाए, तो वहां पर परपरागण हो जाती है। ऐसे ही तेज हवाएं भी माध्यम बन जाती हैं। तेज हवाएं माध्यम कैसे बन जाती? तेजी से हवा चलेगी, आप अक्सर देखते होंगे हवाओं में फूलों की पंखुड़ियां टूटती हैं। अब फूलों की पंखुड़ियां टूट सकती हैं तो परागकोश से परागकण क्यों नहीं निकल सकता? अब वो परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प में वर्तिकाग्र से टकराएगा तो वहां पर परागण की क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही चरने वाले जानवरों द्वारा भी हो सकता है। चरने वाले जानवर ऐसे खेत में प्रवेश कर रहे हैं जिसके में लगे फसल फूल से लदे हुए हों, जब भी वो चरते चरते आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ परागकण जो उनके शरीर से जरूर लिपटे हुए होंगे। और ये परागकण अगर आगे की ओर निकलने पर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से स्पर्श कर गए तो बताइए परपरागण की क्रिया हो जाएगी। ह्यूमन भी हो सकता है। जब भी मनुष्य अपने खेतों की रखवाली कर रहा होता है तो रखवाली करते समय बहुत सारे पुष्प वगैरह ऐसे होते हैं, आप भी सरसों के खेत वगैरह को देखने गए होंगे, तो बहुत सारे परागकण आपके शरीर से जो है चिपक सकते हैं और आगे की ओर निकलेंगे, और अगर वो किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से स्पर्श कर गए तो परपरागण की क्रिया हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों कहा जाता है स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की क्रिया के लिए हमें माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन परपरागण की क्रिया के लिए हमें माध्यम चाहिए। विद्यार्थियों युग्मक जनन की क्रिया के बाद ही परागण होगा, और यह लैंगिक जनन का नियम है। और जब परागण हो जाएगा तभी निषेचन होगा, और परागण नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो परागण पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ, आपको आगे निषेचन के बारे में। हाँ तो विद्यार्थियों, हमने जनन की व्याख्या में अब तक परागण की व्याख्या को समझ लिया है। अब हम समझते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन जिस प्रकार से युग्मक जनन की क्रिया के बाद परागण शुरू हो जाता है, वैसे ही परागण की क्रिया के बाद लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। हम निषेचन की परिभाषा बोल रहे हैं, आप फोकस करिए क्या होता है निषेचन। क्योंकि पुष्प के परागकोश से परागकण माने नर भाग निकल करके जो है मादा भाग माने वर्तिकाग्र तक पहुंच चुका है।
अब यहां पर नर और मादा जब इकट्ठे हो जाएंगे तो नर और मादा के इकट्ठे होने के बाद निषेचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। हम निषेचन की परिभाषा बोल रहे हैं। निषेचन किसे कहते हैं? परागण की क्रिया के बाद नर व मादा युग्मकों के आपसी संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण ही निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद फल व बीज का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फिर से, निषेचन किसे कहते हैं? परागण की क्रिया के बाद नर व मादा युग्मकों के आपसी संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण ही निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद पौधों में फल के साथ साथ बीज का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। विद्यार्थियों, अगर आप निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन भी परागण की तरह दो प्रकार के होते हैं, अंतः निषेचन और बहिनिषेचन। विद्यार्थियों, ये निषेचन पौधों में लगने वाले पुष्प की स्थितियों पर निर्भर करते हैं। ये बात अपनी कॉपी में हाईलाइट करके नोट करिएगा। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, किंतु ये निषेचन पौधों में लगने वाले पुष्प की स्थितियों पर निर्भर करते हैं। और मैं इसका टेक्निक आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझ में आए तो कॉपी में नोट भी करिए, अदरवाइज लेक्चर को ही अपने कंसेप्ट में बसाइए। विद्यार्थियों, सबसे पहला होता है अंतः निषेचन। आपने बहुत पौधों में देखा होगा, बहुत पौधों में देखा होगा पुष्पों को। कुछ में पुष्प ऐसे लगे होते हैं, कुछ में ऐसे कर्व होते हैं, कुछ में ऐसे कर्व होते हैं, तो कुछ में तो बिल्कुल उल्टा ही होते हैं, नीचे की ओर ऐसे गिरे हुए। विद्यार्थियों, पौधों में लगे वे पुष्प जो सीधे ऊपर होते हैं या हल्का फुल्का क्षितिज होते हैं, उनमें परागण की क्रिया के बाद जो निषेचन होता है वो अंतः निषेचन होता है। पौधों में लगने वाले ऐसे पुष्प जो सीधे ऊपर की ओर हों या हल्का फुल्का थोड़ा बहुत क्षितिज हो, उनमें परागण की क्रिया के बाद जो निषेचन होता है वो अंतः निषेचन है। क्योंकि जो पुष्प के परागकोश से आया हुआ परागकण है वर्तिकाग्र तक गया है, वो सीधे ओवरी तक जाएगा। गिरने की उसकी संभावना नहीं है क्योंकि ये सीधा है, गिरने की स्थिति नहीं है। तो ऐसी दशा में जो निषेचन होगा वो अंतः निषेचन होगा। और जब अंतः निषेचन होता है विद्यार्थियों, तो याद कर लीजिएगा, फल के साथ साथ परिपक्व बीज भी तैयार होता है। परिपक्व बीज माने पूरी तरह से परफेक्ट सीड्स प्राप्त होता है। आप देखो आम की गुठलियां, जामुन के बीज वगैरह वगैरह ऐसे फोकस करके देखो, अंतः निषेचन हुआ था इसमें। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसे पौधे जिनमें लगने वाले पुष्प सीधे ऊपर की ओर ना हो या थोड़ा बहुत क्षितिज भी ना हो, सीधे नीचे की ओर हो, सीधे नीचे की ओर हो, उनमें परागण की क्रिया के बाद जो निषेचन होता है वो बहिनिषेचन होता है। विद्यार्थियों, सीधे नीचे की ओर हो, ऐसे पौधे जिनमें लगने वाले पुष्प ऊपर की ओर सीधे ना होकर के, क्षितिज भी ना होकर के सीधे नीचे की ओर अपने आप को एडजस्ट कर लें, तो उनमें परागण की क्रिया के बाद जो निषेचन होता है वो कौन सा निषेचन होता है? बहिनिषेचन होता है। बहिनिषेचन होता है माने जो परागकोश से परागकण आया है वो वर्तिकाग्र तक तो गया, लेकिन पुष्प उल्टा होने के कारण जो है वो वर्तिकाग्र के भीतर ओवरी तक नहीं जा सका, रास्ते से ही वापस टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ऐसी दशा में जो यहां पर हमको निषेचन देखने को मिला वो वही निषेचन। और विद्यार्थियों याद करिए, आप ऐसे जो भी पुष्प देखे हों कि जिनका संपूर्ण भाग नीचे की ओर झुका हुआ हो, ऐसे जो भी पुष्प देखे हों आप जरूर देखे होंगे, उनमें बहिनिषेचन होगा। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। और आपने देखा होगा उनमें केवल फल बनता है लेकिन परफेक्ट बीज का निर्माण नहीं होता। और अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूं तो आपने केले के पौधे को जरूर देखा होगा। और केले के पौधे को अगर ध्यान से देखिए तो केले के पौधे में जो पुष्प लगता है वो कभी ऊपर की ओर नहीं होता, वो सदैव नीचे की ओर होता है। तो परागण की क्रिया के बाद जो परागकण है वो केवल वर्तिकाग्र को स्पर्श कर पाता है, अंदर ओवरी तक नहीं जा पाता। इसलिए वहां पर अंतः निषेचन नहीं बल्कि बहिनिषेचन हुआ, जिसके कारण से केवल फल बना लेकिन परिपक्व बीज नहीं बना।
अंतः निषेचन होगा तो फल के साथ परिपक्व बीज भी बनेगा, और वही निषेचन होगा तो केवल फल बनेगा, परिपक्व बीज नहीं बनेगा। आप देख लीजिए, केला इसका फाइन एग्जाम्पल है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि मैंने लेक्चर के माध्यम से आपको जितना भी आज समझाया है पुष्पों में जनन की क्रिया विधि में, आपको जरूर समझ में आया होगा। आप बिना नोट्स के ना चलें, आप लेक्चर के साउंड मोशन को, स्पीड को जो है कम करके नोट्स जरूर बनाएं और मेरे द्वारा कही गई बातों को लिखें। अगर आपको लगता है ना कि हमको नोट्स बनाने में या समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आकर के साफ साफ लिखें कि सर हमको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और हम आपकी समस्या का समाधान ना करें तो फिर हमारी गलती है। विद्यार्थियों, परीक्षा की घड़ी में हमें किसी भी पॉइंट को नजरअंदाज नहीं करना है। परीक्षा की इस घड़ी में अगर पॉइंट को नजरअंदाज किया गया तो इसका मतलब हम अपने फ्यूचर को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बॉटनी के लेक्चर में बस इतना ही। शेष के लिए हम मिलेंगे अपने दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।